नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास ब्राह्मण की बेटी भाग 3। संध्या का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बिगड़ता जा रहा है। पिता के उपचार से लाभ होना तो दूर रहा, उल्टे हानि हो रही है। जगतधात्री डॉक्टर विपिन से संपर्क करने को कहती और संध्या असहमति में झगड़ा करती। आज शाम संध्या द्वारा बनाए साबूदाना को अनमने भाव से निगल गई, क्योंकि यह पथ्य उसे कभी रुचकर नहीं रहा। किंतु आज माँ उपालंब से बचने के लिए वह न चाहते हुए भी निगल गई। वह इस तथ्य से भली प्रकार परिचित थी कि उसकी माँ का सारा ध्यान इस ओर टिका होगा कि लड़की ठीक से खाती है या नहीं। खाने से पहले वह किसी पुस्तक को पढ़ रही थी। ज्यों ही वह गोद में खुली पड़ी पुस्तक को समेटने लगी, त्यों ही उसने खिड़की से अपने को बुलाए जाने की किसी आवाज को सुना। बाहर आकर उसने देखा कि सामने अरुण खड़ा आवाज लगा रहा था, चाची घर पर हो? वेशभूषा और चेहरे से अरुण अभी अभी बाहर से लौटा मालूम पड़ता था। थोड़ी देर के लिए संध्या के पीले चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुस्कुराकर लड़की ने मधुर स्वर में पूछा, क्यों अरुण भैया, कलकत्ता से आ गए लगते हो? समीप आकर अरुण बोला, हाँ, किंतु तुम इतनी मरियल कैसे हो गई हो? कहीं फिर से बीमार तो नहीं पड़ गई? यही लगता है, किंतु तुम भी तो मुझे स्वस्थ नहीं दिखते। हंसकर अरुण बोला, जब दिन भर नहाना खाना कुछ भी नसीब नहीं हुआ तो चेहरे का मुरझाना तो निश्चित था। तुमने पैटर्न की फरमाइश की थी, पूरे दिन उसकी खोज में भटकता फिरा। यह कहते हुए अरुण ने अपने बैग से कागज का एक बंडल निकालकर संध्या को थमा दिया और बोला, चाचा तो बाहर निकल गए होंगे, किंतु चाची दिखाई नहीं देती, वह कहाँ गई हैं? पिछले शनिवार को घर न आने पर तुम्हारा सामान लाने में देर हो गई। संध्या बोली, स्टेशन से घर न जाकर सीधे इधर चले आए हो? ऐसी क्या जल्दी थी? घंटे भर बाद ही आते तो क्या अंतर पड़ जाना था? अरुण बोला, मेरा खाना पीना तो संध्या के बाद होगा, कोई जल्दी नहीं, किंतु तुम्हारा जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना भारी चिंता का विषय है। संध्या के बाद शब्दों में श्लेष था, छिपा अर्थ था, पहले संध्या खाएगी तभी तो अरुण खा सकेगा। इस तथ्य को समझते ही संध्या के कान लाल हो उठे और हृदय में आनंद दौड़ गया। किंतु ऊपर से संध्या ने अपने को ऐसा सामान्य दिखाया मानो वह कुछ समझी ही न हो। फिर भी श्लेष का प्रयोग करती हुई संध्या बोली, अब संध्या होने में भी कितना समय बचा है, अधिक देर करना ठीक नहीं, जाकर नहा खा लो। हंसता हुआ अरुण उत्तर तो देना चाहता था, किंतु सामने आ खड़ी चाची की मुख मुद्रा को देखकर चुप हो गया। क्रुद्ध जगतधात्री भुनभुनाती हुई कमरे से बाहर हो गई। बाहर आने से पहले लड़की से बोली, बेटी पहले मुंह में रखे पान चबाना छोड़ो और थूक कर बाहर फेंक दो, फिर जी भरकर हंसी मजाक करती रहो। चुपचाप खड़े अरुण ने यह सब सुना तो अपने को एकदम आहत अनुभव करने लगा। संध्या को माँ का कथन सही नहीं लगा। दोनों का चेहरा एकदम काला पड़ गया, मानो प्रकाश का स्थान संध्या के अंधकार ने ले लिया हो। काफी देर तक हक्का बक्का रहने के बाद संभली संध्या पान थूक कर दुखी स्वर में अरुण से बोली, तुम अपने को अपमानित देखने के लिए इस घर में क्यों आते हो? क्या तुम हम लोगों का सर्वनाश करके प्रसन्न हो जाओगे? कुछ देर की चुप्पी के बाद अरुण बोला, संध्या, तुमने मुंह का पान थूक दिया, इसका अर्थ है कि तुम सचमुच मुझे अछूत मानती हो। सहसा आंसू बहाती हुई संध्या बोली, तुम्हारा न तो कोई धर्म है और न ही कोई जात, किंतु मैं पूछती हूँ कि तुमने मुझे क्यों छुआ है? चकित विस्मित हुआ अरुण बोला, संध्या क्या कहती हो, मेरी कोई जाति और धर्म नहीं है? संध्या दृढ़ स्वर में बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम विलायत गए हो या नहीं, इसलिए तुम मैलच्छ हो, और इसीलिए तुम्हें उस दिन से माँ ने पीतल के लोटे में पानी दिया था। क्या यह भी तुम भूल गए हो? नहीं, मुझे याद नहीं, किंतु क्या तुम भी मुझे अछूत मानती हो? मेरे मानने न मानने से क्या होता है? तुम तो जिस दिन से लोगों की मनाही को इनकार कर विलायत गए हो, उसी दिन से सबकी दृष्टि में अछूत बन गए हो। अरुण बोला, किंतु मैं सोचता था। तुम क्या सोचते थे, कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ? अरुण इसका कुछ भी उत्तर न दे सका, किंतु कुछ देर बाद वह बोला, इसका अर्थ है कि मुझे अब इस घर में नहीं आना चाहिए, किंतु मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम मेरी उपेक्षा मत करो। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके लिए मुझे लज्जित होना पड़े अथवा पश्चाताप करना पड़े। संध्या बोली, अरुण भैया, क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं सताती, जो बेकार में इतनी देर से मुझसे उलझ रहे हो? मैं तुमसे भला क्यों उलझने लगा? अपने से घृणा करने वाले से उलझने में भला कौन सी समझदारी है? यह कहकर अरुण बाहर चला गया और पाषाण प्रतिमा बनी संध्या एकटक उसे देखती रह गई।
प्रसन्न होकर लौटी संध्या की माँ बोली, अच्छा हुआ जो चला गया, अब कभी इधर मुंह नहीं करेगा। संध्या को मानो बिजली का करंट लगा। क्या कहा? माँ बोली, बेकार में तुझे छू गया, जा कपड़े बदल ले। बेटी के मन की प्रतिक्रिया को माँ समझ न सकी, इसीलिए बोली, अरुण क्रिस्तान जो ठहरा, कपड़े तो बदलने ही होंगे। अरे कोई विधवा अथवा वृद्धा तो उससे छू जाने पर स्नान के बाद ही शुद्ध होती है। उस दिन रासो मौसी, माना कि वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती हैं, फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि आचार की रक्षा में वह आदर्श है। दूल्हे की छोकरी के द्वारा न छुए जाने की कहने पर भी मौसी ने नातिन को नहलाकर ही दम लिया। संध्या ने कहा, ठीक है, मैं वस्त्र बदल कर आती हूँ। माँ आदर्श के महत्व पर भाषण झाड़ने जा रही थी कि पीछे से आ रही पुकार को सुनकर रुक गई। जगत धात्री घर में हो ना? कहते हुए गोलोक चटर्जी उसके घर के आंगन में आ खड़े हुए। चटर्जी महाशय का स्वागत करते हुए जगत धात्री बोली, अहो भाग्य जो आज सुदामा की कुटिया में कृष्ण बनकर मामा पधारे हैं। जगत धात्री मुस्कुरा तो रही थी, किंतु रासमणी की बात की याद आते ही वह चिंतित हो उठी। संध्या उठकर खड़ी हो गई और गोलोक जगत धात्री की उपेक्षा करके संध्या की ओर उन्मुख होकर बोला, कैसी हो संध्या? कुछ दुबली लग रही हो, स्वास्थ्य तो ठीक चल रहा है ना? सकुचाती हुई संध्या बोली, बाबा मैं ठीक हूँ। माँ नकली मुस्कान चेहरे पर लाकर बोली, मामा वैसे तो लड़की ठीक है, किंतु पिछले महीने से रह रहकर ज्वर का आक्रमण हो जाता है। आज कितने दिनों के बाद साबूदाना खाया है। गोलोक बोला, अच्छा तो यह बात है। अरे विवाह न करके लड़की को कुंवारी रखोगी तो यही सब होगा। जिसे अब तक 2-4 बच्चों की माँ होना चाहिए था, उसे तुमने कुंवारी रख छोड़ा है। कब इसका विवाह कर रही हो? गोलोक की बात को बदलती हुई जगत धात्री बोली, मैं ठहरी औरत, तुम्हारे दामाद को इसकी चिंता ही नहीं है। वह तो अपनी डॉक्टरी में मस्त है। मामा अपने पति के व्यवहार को देखकर तो मन में आता है कि झूठी मोह माया छोड़कर काशी में सास के पास चली जाऊं। पीछे जो होना हो होता रहे। कहती हुई उसका गला रूंध गया और वह बिलखने लगी। गोलोक ने पूछा, वह पगला आजकल करता क्या है? जगत धात्री बोली, वह ठीक से पागल भी तो नहीं जो उन्हें घर में जंजीर से बांध कर रखो। वह न तो पागल हैं और न ही समझदार। मेरा जीवन तो इस घर में बर्बाद हो गया। कहती हुई अपने आंचल से आंखें पोंछने लगी। सहानुभूति में गोलोक बोला, इसमें तो कोई संदेह नहीं, किंतु बेटी तुम भी तो अपनी लड़की के हाथ पीले करने को उत्सुक नहीं लगती। तुम सोचती हो कि स्वयं लड़की वाले तुम्हारे घर अलग जगाएंगे। बेटी कुलीन परिवारों को यह सब शोभा नहीं देता। तुमने सुना ही होगा कि गंगा यात्रा के प्रसंग में भी कुलीनों ने अपने कुल धर्म की उपेक्षा नहीं की। मधुसूदन सबकी लाज रखना तुम्हारा ही भरोसा है। जगत धात्री बोली, मामा आपसे यह किसने कहा कि हम भगवान के सहारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? आज तक जब किसी कायस्थ ने भी पैर नहीं धरे तो मैं भाग्य के सिवाय और किसे दोष दे सकती हूँ। लड़की को कुएं में तो नहीं धकेला जा सकता, कुछ देखना तो पड़ता है। गोलोक बोला, यह तो सही है, मैं देखूंगा। जाने की इच्छा पर भी संध्या सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। उसकी ओर देखकर धूर्त गोलोक बोला, जगत धात्री यदि तुझे लड़की के लिए स्वयं नारायण नहीं चाहिए तो इसे मुझे क्यों नहीं दे पाती? इस संबंध में कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी लड़की रानी बनकर पूरे इलाके पर राज्य करेगी। क्यों नातिन, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? संध्या बुरी तरह चिढ़ गई। अरुण और पिता के संबंध में माँ की बातों से वह पहले ही उखड़ी हुई थी। गोलोक के इस कथन ने उसके हृदय में आग लगा दी। वह क्रुद्ध स्वर में बोली, बाबा अब तुम्हारी आयु 4 जनों द्वारा उठाए जाने वाली घोड़ी पर चढ़ने की है। हाँ, तुम्हारे इस घोड़ी पर सवार होकर आने पर मैं फूलमाला अवश्य डाल दूंगी। कहकर वह तेजी से भीतर कमरे में चली गई। लड़की की इस तीखी चोट से आहत गोलोक असंतुलित होकर बोले, लड़की तो तोप का गोला है। जगत धात्री इस पर नियंत्रण रखना। मैंने सुना है कि यह तो बाप को भी खरी खोटी सुना देती है, किसी को नहीं छोड़ती। जगत धात्री को इस बात का पहले से डर था। बीच में उसे कुछ देर के लिए अवश्य लगा कि गोलोक मजाक कर रहा था। यदि लड़की सांप को बाम्बे से जबरदस्ती न निकालती तो वह शायद सारी बातचीत को मजाक में भी उड़ा देती, किंतु अब तो स्थिति बिगड़ गई थी। जगत धात्री गिड़गिड़ाती हुई बोली, मामा लड़की नादान है, उसकी बात का बुरा न मानना, उसकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। गोलोक बोले, मुझे उसका कथन अच्छा नहीं लगा और फिर तूने सुनकर भी उसे डांटा डपटा नहीं। लगता है कि चींटी के पर निकलने लगे हैं। मधुसूदन तुम्हारा ही भरोसा है। जगत धात्री बोली, मामा तुम्हारे सामने मैंने जवान लड़की को डांटना ठीक नहीं समझा।
अब उसकी ऐसी खबर लूंगी कि फिर किसी के आगे मुंह खोलने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। गोलोक ने कहा, जगतधात्री, मेरे कारण बेटी की दुर्गति न करना। नासमझ छोकरी पर घर गृहस्थी का भार पड़ेगा तो अपने आप संभल जाएगी। अच्छा, यह बता कि अरुण अब इस घर में आता है? डरी हुई जगतधात्री को झूठ बोलना पड़ा। नहीं तो? गोलोक ने कहा, ठीक है, उसे मुंह न लगाना, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। संध्या बचपन से अरुण को भैया कहकर पुकारती है। अरुण के विलायत जाने से पहले दोनों में काफी घनिष्ठता थी, किंतु अरुण इतनी छोटी जाति का ब्राह्मण था कि जगतधात्री उसके साथ संध्या के विवाह का स्वप्न भी नहीं देख सकती थी। अरुण के विलायत से लौटने पर दोनों की निरंतर और उत्तरोत्तर बढ़ रही घनिष्ठता और उनकी चढ़ती जवानी से जगतधात्री को दोनों के एक दूसरे के समीप आने की झलक मिलने लगी थी। फिर भी इस संबंध की परिपुष्ट होने की संभावना न होने के कारण जगतधात्री विशेष चिंतित नहीं हुई थी। अब दूसरों के मुंह से इस प्रकार के आरोप सुनने पर जगतधात्री के लिए इसकी उपेक्षा करना संभव न रहा। वह तीखे स्वर में गोलोक से बोली, मामा, वैसे तो किसी के मुंह पर हाथ नहीं रखा जा सकता। जिसके मुंह में जो आए वह किसी के बारे में कुछ भी बक सकता है, किंतु मैं पूछती हूँ कि लोग मेरी लड़की के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? क्या सारे गांव के लोगों के पास यही एक काम रह गया है? हंसते हुए गोलोक ने कहा, तुम्हारी शिकायत सही है, किंतु दूसरों को कुछ कहने से पहले अपने को संभालने में ही बुद्धिमत्ता है। जगतधात्री इसका उत्तर देने ही जा रही थी कि उसने तालाब से नहाकर आती संध्या को देखा। उसके तन के कपड़े गीले थे, सिर के बालों से पानी चू रहा था। लगता था कि उसने सिर पोछा तक नहीं है। इस स्थिति में लड़की को घर में प्रवेश करते देखकर गोलोक ने चिंतित स्वर में कहा, जगतधात्री, तुम तो कहती थी कि लड़की ज्वर पीड़ित है, शाम के समय से नहाना तो नहीं चाहिए था। जगतधात्री बोली, मामा, आजकल लड़कियों का यही हाल है। मन ही मन वह समझ गई कि लड़की ने अरुण के अपमान करने का दंड दिया है। गोलोक बोले, इस तरह की बेपरवाही का परिणाम भयंकर हो सकता है। जो भी भाग्य में लिखा होगा वह भुगतूंगी, मेरे बस में क्या है मामा। यह तो ठीक है। अच्छा, यह बताओ कि इस घर में किसका शासन चलता है, तुम्हारा, तुम्हारे पति का, या तुम्हारी लड़की का? इस घर में केवल मेरी नहीं चलती, तो फिर अपने पति से कह देना कि मोहल्ले से दूल्हे बागदियों को यथाशीघ्र चलता करे। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा, फिर मुझे कहने न आना। मधुसूदन तुम्हारा ही सहारा है। क्रुद्ध और उग्र स्वर में जगतधात्री ने पुकारा, संधो, इधर आना। कमरे में बाल पोंछ रही संध्या ने मुंह निकालकर पूछा, माँ, क्या बात है? जगतधात्री बोली, उन शूद्रों को तू हटाएगी या फिर कल नहाने से पहले झाड़ू मार मार कर मैं उन्हें भगाऊं? माँ, दुखी, असहाय एवं दरिद्र लोगों पर हाथ उठाना कौन सा वीरता का काम है? यह तो कोई भी कर सकता है, फिर भी उनके रहने में आपको क्या आपत्ति है? गोलोक ने कहा, आपत्ति की बात कहती हो तो सुनो। परसों मैं घूम फिर कर घर लौट रहा था तो देखा कि सड़क पर खड़ी बकरी को वह लड़की माड़ पिला रही है। माड़ छिटक कर गिरना तो स्वाभाविक ही है ना? गोलोक को अपने चेहरे पर ताकता देखकर समर्थन में बोली, इसमें कोई संदेह थोड़ी है, माड़ के छींटे तो पड़ते ही हैं मामा। गोलोक ने कहा, अनजाने में भले ही सांप का विष भी खा लिया जाए, किंतु जानबूझकर तो जीती मक्खी भी नहीं निगली जा सकती। संध्या की ओर उन्मुख होकर बोले, नातिन, तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारी आयु की लड़कियां तो समय असमय कभी भी स्नान कर सकती हैं, किंतु मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो यह सुविधाजनक नहीं है। अपने भीतर के उफान को दबाती हुई संध्या को कहना पड़ा, हाँ बाबा, यह तो सत्य ही है, किंतु विचारणीय यह है कि बाबूजी ने जब उन निराश्रितों को आश्रय दिया है तो उनके किसी दूसरे वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए बिना उन्हें उजाड़ना तो अन्याय होगा। इसके अलावा इसे बाबूजी का भी अपमान ही कहा जाएगा। लड़की के इन तर्कों पर माँ को इतना क्रोध आया कि उसे लड़की से बात करना ठीक नहीं लगा। गोलोक ने कहा, ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था भी कुछ कठिन काम नहीं। अरुण के घर के पीछे बहुत सारी धरती पड़ी है, उसे इन शूद्रों को बसाने के लिए कह दो। बागदी दूल्हे शूद्र होने पर भी स्वधर्मी हिंदू ही तो हैं, उसे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे उसकी जात के जाने का कोई भी खतरा नहीं है। यह कहकर गोलोक माँ बेटी के चेहरे पर ताकने और मंद मंद मुस्कुराने लगे। यह सुझाव जगतधात्री को उपयुक्त तो लगा, किंतु अरुण के नाम पर अनाड़ी लड़की कहीं भड़क न उठे, इस आशंका से उसने कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं समझा। जगतधात्री की सोच सही थी। उत्तेजित लड़की उचित अनुचित के विवेक को छोड़कर कठोर कर्कश स्वर में बोली, यदि जाति भ्रष्ट भी होती है तो इसकी चिंता अरुण भैया को नहीं है।
जात पात पर विश्वास न करने वाले इस बारे में सोचते ही कहाँ हैं। गोलोक ने हंसने की चेष्टा की, किंतु उसका चेहरा बुझ गया। वह झेप मिटाने के लिए बोले, इस विषय पर तुम्हारी उससे बातचीत होती होगी। खिलखिलाकर हंसती हुई संध्या बोली, क्या बात करते हो? जब वह आप जैसे बड़े लोगों को दो कौड़ी नहीं समझते तो मेरे साथ कहाँ से बात करेंगे? यह कहकर वह प्रतिक्रिया अथवा प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से चलती बनी। जगतधात्री से अपनी लड़की का आचरण सहन नहीं किया गया, इसलिए वह क्रुद्ध होकर बोली, नादान लड़की, पराये लड़के पर मनगढ़ंत आरोप क्यों लगाए जा रही हो? उसने मेरे सामने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की। इसके लिए मैं गंगा की शपथ लेने को तैयार हूँ। पता नहीं घर के भीतर घुसी संध्या ने सुना या नहीं सुना, किंतु उसने उत्तर कुछ भी नहीं दिया। इस पर गोलोक ने कहा, जगतधात्री, आजकल के सभी लड़के और लड़कियां ऐसे ही हैं। तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। हम 2 कौड़ी के हैं या लाख रुपए के हैं, यह तो तुम्हें समय बताएगा। किंतु आज तुम्हें यह चेतावनी देना आवश्यक समझता हूँ कि इस तेज तर्रार लड़की से जितनी जल्दी छुटकारा पा सकती हो पा लो, नहीं तो हाथ मलती रह जाओगी। जगतधात्री गिड़गिड़ाकर बोली, मामा, मेरी अकल तो काम नहीं करती। तुम्हें इस काम में मेरी कुछ सहायता करो ना। गोलोक प्रसन्न भाव से सिर हिलाकर बोले, ठीक है, अब मैं ही देखूंगा। विचारणीय तथ्य यह है कि तुम्हारी लड़की है। यदि दूर ब्याही गई तो इसकी सूरत भी देखने को तरसोगे। फिर समीप का लड़का मिल जाए तो 2 समय लड़की को देखकर जी ठंडा कर सकोगी। इसलिए तुम्हें कहता हूं कि लड़के की उम्र के पीछे मत जा। यह तो तुम जानती ही होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। भावुकता से आंसू पोंछती हुई जगतधात्री बोली, मामा, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, किंतु हाँ, यदि घर जमाई। बीच में ही गोलोक बोल उठे, अपने को ऐसी मंद भाग्य क्यों कहती हो? घर जमाई को तो यमराज समझना चाहिए। यदि कहीं से कोई गंवार भोंदू फंसा भी तो गांजा सुल्फा में सारी संपत्ति फूंक कर तुम्हें सड़क का भिखारी बना देगा। गोलोक के संकेत को समझकर तड़पती हुई जगतधात्री बोली, मैं तो जीवन भर के लिए तड़ना जलना लिखा लाई हूँ मामा। मुस्कुराकर गोलोक बोले, उचित समय पर उचित काम न करने वाला सदैव अपने दुर्भाग्य को कोसते देखा गया है। जानती हूँ मामा, मैं सब जानती समझती हूँ, किंतु जरा यह भी सोचो कि एक अकेली स्त्री भला क्या कर सकती है। गोलोक बोले, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तुमने मुझे यह काम सौंपा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोच विचार कर देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। इस समय देर हो रही है, अतः अब जाना चाहूंगा। जगतधात्री बोली, मामा, क्या खड़े खड़े चले जाओगे? 2 पल बैठने का कष्ट नहीं करोगे? गोलोक बोले, पूजा का समय निकला जा रहा है, अब जाने दो, फिर किसी दिन आकर बैठूंगा। कहते हुए वह बाहर चल दिए। जगतधात्री सम्मान दिखाती घर के दरवाजे तक उन्हें छोड़ने के लिए उनके पीछे पीछे चल दी। लोगों के मुफ्त इलाज के प्रति समर्पित प्रियनाथ प्रभात होते ही एक हाथ में डॉक्टरी की किताबें और दूसरे हाथ में दवाइयों का बक्सा थामे निकल पड़ते थे। आज उनके पीछे चलती हुई दूल्हे की विधवा स्त्री खुशामद करती हुई चल रही थी। वह बोली, महाराज, आप ठुकरा दोगे तो हम बेसहारा और असहाय लोग किधर जाएंगे? आपके सिवाय हमारा और कौन है? बात करने के लिए फुर्सत न होने से प्रियनाथ चलते चलते बोले, नहीं, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मैं जान गया हूँ कि तुम लोग अपनी सीमा में नहीं रह सकते। अच्छा, यह बता कि क्या तुमने गली में बकरी को मार पिलाई? आश्चर्य प्रकट करते हुए दूल्हे की माँ बोली, महाराज, सभी के बकरियों के बच्चे मार पीते हैं। प्रियनाथ उत्तेजित होकर बोले, हरामजादी, मुझे मूर्ख बनाती है? बकरियां घास चरती हैं या मार पीती हैं? महाराज, घास पत्ते भी खाते हैं और मार भी पीती हैं। हाथ हिलाते हुए प्रियनाथ ने कहा, नहीं, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकोगे। आज ही यहाँ से चलते बनो। स्वयं गोलोक चटर्जी ने देखा है कि तुम लोगों ने ब्राह्मणों के मोहल्ले में बकरी को मार पिलाया है। अब मैं तुम लोगों पर दया नहीं कर सकता। तुम दया के पात्र नहीं हो। आखिरी दाव चलाती हुई दूल्हे की विधवा बोली, महाराज, तो क्या मार को नाली में बहा देना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। गाय को पिलाने की अनुमति तो दी जा सकती है, किंतु बकरी को मार पिलाना, और वह भी ब्राह्मणों के मोहल्ले की गली में, राम राम, छी छी, मुझे देर हो रही है। मुझे रोककर मेरा और अपना समय नष्ट मत करो। आज ही इस मोहल्ले को छोड़कर चलती बनो। प्रियनाथ के पीछे चलती दूल्हे की विधवा बिलख कर बोली, महाराज, लड़की ने कल से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। प्रियनाथ रुक गए और मुड़कर बोले, दवा तो चल रही है ना? क्या लड़की का जी मचल रहा है या उसे दस्त लग रहे हैं? हाँ महाराज, हाँ, दूल्हे की बहू बिलख कर बोली। क्या कारण है? क्या पेट फूल गया है और भूख मर गई है?
महाराज भूख से तो बिलख रही है। यह भी एक भयंकर रोग है। तब बताया क्यों नहीं? जांच परख कर एक खुराक वहीं दे देता। थोड़ी देर तक इधर उधर करती गरीब विधवा बोली, महाराज दवाई की आवश्यकता नहीं, थोड़े से चावल मिल जाते तो पकाकर भूखी लड़की को खिला देती। सुनकर रुष्ट हुए प्रियनाथ भड़कते हुए बोले, ससुरी को दवा नहीं चावल चाहिए। तुम लोगों के लिए मैंने जैसे भंडार खोल रखा है। चल हट जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, पाजी कहेंगी। निराश लौट रही उस बेचारी को बुलाकर प्रियनाथ ने कहा, खाने को नहीं है तो संध्या को क्यों नहीं बताया, उससे मांग लिया होता। गरीब महिला ने सिर उठाकर प्रियनाथ की ओर देखा और फिर वह चुपचाप चल दी। प्रियनाथ बोले, संध्या की माँ से कुछ मत कहना। घाट के पास खड़ी होकर संध्या की प्रतीक्षा करना और उसके आने पर उससे कहना, हाँ किसी के बीमार पड़ने पर सबसे पहले मुझे खबर करना, विपिन के पास मत जाना। फिर किसी और को देखकर वह बोले, अरे कौन, त्रिलोकी हो क्या? घर में सब स्वस्थ है ना? दूल्हे की विधवा चली गई। त्रिलोकी और षष्ठी चरण ने आकर प्रणाम किया और बोले, आपकी कृपा से सब ठीक है। धीमी आवाज में आशीर्वाद देकर प्रियनाथ बोले, चलो ठीक है, मुझे तो नहाने खाने का समय नहीं मिलता। घर घर में फैले नजला जुकाम का इलाज करते दिन निकल जाता है। जिस रोगी को न देखूं उसी की दशा बिगड़ जाती है। हाँ तुम लोग इधर कैसे? त्रिलोकी ने पूछा, क्या आपके पास? बोलो मुझसे क्या चाहते हो? जमाई बाबू, बड़ा नाला पार करने में लोगों को काफी कष्ट होता है। उस पर मचान का एक पुल बनाना है, उसके लिए बांसों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आपके बांस के झुरमुट से? क्रुद्ध स्वर में बीच में ही प्रियनाथ बोल उठे, मैं बांस नहीं दूंगा, क्या गांव में और लोग नहीं हैं, उनसे ले लो ना। अब तक चुप खड़ा बूढ़ा षष्ठी चरण बोला, जमाई राजा आप नाराज न हो तो एक बात कहूं, इस गांव में आप जैसा उदार दानी दूसरा कोई है ही कहाँ जिससे फरियाद की जाए। आप दया करेंगे तो सारे गांव को आराम हो जाएगा। मुंह से भले न कहें किंतु मन ही मन तो आपको आशीषेंगे। कुछ देर सोचने के बाद प्रियनाथ ने पूछा, क्या सचमुच लोगों को आने जाने में कष्ट होता है? त्रिलोकी बोला, महाराज रोज एक दो के हाथ पैर टूटते हैं, डर के मारे प्राण हथेली पर रखकर ही लोगों को चलना पड़ता है। प्रियनाथ बोले, जगतधात्री को पता चलेगा तो बहुत बिगड़ेगी। षष्ठी चरण बोला, आप कहें तो हम सब जाकर माँ जी के पैर पकड़ लेते हैं। कुछ देर तक सोच विचार में डूबे प्रिय बाबू बोले, लोगों को सचमुच कष्ट होता है तो ले लीजिए, किंतु संध्या की माँ को इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। फिर बोले, अच्छा मुझे रसिक बागदी की बहू को देखने जाना है, कहीं रात में उसकी तबीयत बिगड़ न गई हो। अच्छा मैं चलता हूँ। बूढ़े षष्ठी चरण को हंसता देखकर त्रिलोकी बोला, चाचा लोग इन्हें भले ही सनकी कहें, किंतु गरीब दुखियों के प्रति इनके मन में जैसी दया ममता है वैसी तो बड़े बड़े सेठों में देखने को नहीं मिलती। कितने सीधे और सरल प्रकृति के महाशय हैं यह, छल कपट से तो जैसे इनका परिचय ही नहीं। कहते हुए त्रिलोकी ने प्रियनाथ को लक्ष्य करके उनके सम्मान में माथा टेक दिया। षष्ठी चरण बोला, त्रिलोकी अब हुक्म हो गया है तो देर मत करो, जल्दी से काम शुरू कर दो। त्रिलोकी बोला, ठीक कहते हो चाचा। संध्या के अंधकार के गहरा जाने पर भी अरुण ने अपने कमरे में रोशनी नहीं की थी। वह अपनी स्टडी टेबल पर पैर रखे छत की ओर देखे जा रहा था। मेज पर खुली पड़ी पुस्तक को देखकर लगता है कि अरुण इस पुस्तक को पढ़ रहा होगा। इसके साथ पढ़ने की इच्छा बनी रहने के कारण उसने पुस्तक को बंद नहीं किया होगा। वास्तव में संध्या के घर से लौटने के दिन से ही वह काम पर नहीं जा सका था। उसके दिमाग में एक ही बात ने हलचल मचा रखी है कि अब वह लोगों के लिए अस्पृश्य हो गया है। उसके स्पर्श मात्र से लोगों को नहाना पड़ता है। अचानक द्वार पर आहट पाकर वह अपने चिंतन से बाहर निकला और उसने आवाज देकर पूछा, कौन है? मैं संध्या हूँ, कहती हुई संध्या किवाड़ खोलकर कमरे में एक ओर खड़ी हो गई। मेज से पैर उठाकर अरुण खड़ा हो गया और आश्चर्य प्रकट करता हुआ बोला, संध्या तुम ऐसे समय यहाँ? आओ भीतर आकर बैठ जाओ। संध्या बोली, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मैं ताल पर मुंह हाथ धोने के बहाने तुमसे एक निवेदन करने तुम्हारे पास चली आई हूँ। बोलो संध्या, क्या कहने आई हो? क्या मैं तुम्हें किसी बात के लिए इनकार कर सकता हूँ? मुझे इस बात का पता है और इसी भरोसे चली आई हूँ। कहकर कुछ देर के लिए संध्या चुप हो गई, फिर बोली, मुझे बाबूजी से मालूम हुआ है कि तुमने उस दिन से काम पर जाना बंद कर दिया है, घर से बाहर निकले तक नहीं। क्या इसका कारण बता सकोगे? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो काम पर कैसे जाता? स्वास्थ्य खराब होने पर काम धंधे पर न जाना समझ में तो आता है, किंतु तुम्हारे संबंध में यह सत्य नहीं है। यदि सचमुच तुम्हारी तबीयत खराब होती तो तुमने बाबूजी से कहा होता।
अरुण की चुप्पी पर संध्या भी कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, मुझे वास्तविकता की जानकारी है। अरुण भैया, मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम हमारे घर आने की सोचना तक नहीं। अरुण धीमे से बोला, सिर्फ तुम्हारे घर की ही नहीं, पूरे गांव की यही कहानी है। इसलिए सोचता हूँ कि इस गांव को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर डेरा जमा दूं जहां मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाता हो, किसी निर्दोष को अकारण अपमानित न किया जाता हो। संध्या ने पूछा, क्या अपने जन्म स्थान से नाता तोड़ सकोगे? जब जन्मभूमि ही नहीं अपनाना चाहती तो क्या किया जा सकता है? अब तुम ही देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि में इतना पतित हो गया हूँ कि तुम्हें अपने मुंह में रखा पान तक थूकना पड़ा। इस प्रकार लोगों की घृणा का पात्र बन जाने पर भी क्या जन्मभूमि कहकर किसी स्थान से चिपका रहा जा सकता है? संध्या उत्तर न दे पाने के कारण सिर झुकाकर चुप खड़ी रही। अरुण ने कहा, आचार की पवित्रता के नाम पर यह संस्कार तुम लोगों को उत्तराधिकार में मिले हैं। एक दिन इन धर्म गुरुओं को यह सोचना पड़ेगा कि उनकी इस आचार व्यवस्था से समाज के दिनहीन लोगों के दिलों पर क्या बीतती है, उन्हें कितना परेशान होना पड़ता है। कुछ देर तक सोचती संध्या बोली, समाज के इस व्यवहार के लिए क्या तुम स्वयं भी कुछ कम उत्तरदायी नहीं हो? क्या मालूम तुम्हारे कथन में कितना सत्य है। अच्छा संध्या, इसका कोई प्रायश्चित तो होगा। क्या इस बारे में तुम मुझे कुछ बता सकती हो? प्रायश्चित तो है, किंतु एक दिन तुम्हें यह सब करने में अपना अपमान लगा था और इससे तुम इसके लिए सहमत नहीं हुए थे। यदि आज तुम्हारा विचार बदल भी गया हो तो भी तुम्हें इस गांव में रहने की सलाह दूंगी। अरुण बोला, किंतु कभी कहीं चले जाने पर तुम्हारी घृणा को भुलाकर सुख चैन से रह पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। संध्या बोली, अपने प्रति मेरे दृष्टिकोण की तुम चिंता ही क्यों करते हो? संध्या, क्या यह तुम कह रही हो? संध्या बोली, अरुण भैया, तुमने मुझे अपनी मर्यादा, लज्जा और संकोच आदि की रक्षा ही कहाँ करने दी है। मैंने कितनी बार संकेतों से तुम्हें जताना चाहा कि हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता, फिर भी तुम मुझसे कुछ सकारात्मक सुनने की इच्छा से याचक बनकर डटे रहे। मेरे माता पिता किसी प्रकार राजी भी हो जाएं, किंतु मैं तो अपने उच्च ब्राह्मण वंश को मिट्टी में नहीं मिला सकती। आश्चर्यचकित अरुण बोला, क्या मैं ब्राह्मण वंश में उत्पन्न नहीं हुआ हूँ? निस्संदेह तुम भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, किंतु बिल्ली और सिंह को एक ही पलड़ी में तो नहीं रखा जा सकता। संध्या ने यह सब कह तो दिया, किंतु अब वह अपने कथन के औचित्य पर विचार करने लगी। अरुण चुप ही नहीं हो गया, अपितु उसने अपनी विस्मित और व्यथित दृष्टि भी संध्या के चेहरे से हटा ली। संध्या ने बलपूर्वक हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, अरुण भैया, मैं भली प्रकार से जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा इतना अधिक अपमान किया है कि वर्षों तक चाह कर भी तुम इसे भुला नहीं सकोगे। मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि इतना कठोर कभी किसी ने किसी के प्रति किया ही नहीं होगा। अरुण ने कहा, छोड़ो इस विवाद को, पहले तुम अपने आने के प्रयोजन के बारे में बताओ। संध्या केवल मुस्कुरा दी और बोली, संसार में एक से बढ़कर एक आश्चर्य होते देखे जाते हैं। फिर थोड़ी देर चुप्पी के बाद सहमे स्वर में बोली, अरुण भैया, मेरा सम्मान तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमने मेरा कहा न माना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अरुण बिना कुछ जाने क्या कहता, वह संध्या के चेहरे पर केवल प्रश्नवाचक दृष्टि से ताकता रहा। संध्या बोली, एक कौड़ी के बाप ने अपनी विधवा बहू और पोती को अपने घर से निकाल बाहर किया है। मेरे बापू उन दोनों को ले आए थे और मैंने उन्हें अपने पिछवाड़े आश्रय दिया था। कहाँ? अपनी गौशाला में, किंतु ब्राह्मणों का मोहल्ला होने के कारण उन शूद्रों के लिए वहां रहना संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? यह भी कोई पूछने की बात है? समाज के ठेकेदारों को शूद्रों का दिखना कहाँ रास आता है? पानी के लिए उन्हें हमारे तालाब पर आना पड़ेगा, फिर वे लोग रास्ते में बकरी को मार पिलाते हैं। गोलोक जैसे ऊंचे ब्राह्मण छींटा पड़ने अथवा छू जाने की आशंका से त्रस्त हैं। उन लोगों के विरोध को देखकर माँ उन्हें अपने घर से निकाल देने का विचार बना रही हैं। अरुण भैया, तुम उन निराश्रित एवं अभाव पीड़ितों को सिर छिपाने के लिए अपना थोड़ा सा स्थान दे दो। अरुण बोला, मंजूर है, किंतु उन्हें कहाँ स्थान दिलाना चाहती हो यह मैं क्या बताऊं। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि तुम्हारे सिवाय मेरा अपना कहलाने वाला दूसरा कोई नहीं है। थोड़ा सोचकर अरुण बोला, मेरा उड़िया माली अपने घर गया है, क्या उसकी कोठरी में इनका गुजर बसर हो सकेगा? बिना कुछ उत्तर दिए संध्या ने सिर झुकाकर क्यों नहीं का संकेत दिया। अरुण बोला, तो ठीक है, उन्हें भेज देना, कोठरी खोल दूंगा, माली के आने पर देख लिया जाएगा। संध्या चुप रहकर अपने को संभालने का प्रयास करने लगी, फिर धीरे से बोली, इस समय मेरे मुंह में पान नहीं, हाथ मुंह भी धोकर आई हूँ। क्या तुम्हें प्रणाम करके तुम्हारी शरण रज ले सकती हूँ?
कहती हुई संध्या घुटने टेक कर अरुण को प्रणाम किया और उसके पैरों की धूली को सिर पर रखा। इसके बाद बाहर निकली संध्या देखते ही देखते अदृश्य हो गई। अरुण ने संध्या को वापस बुलाने अथवा उससे कुछ पूछने की कोई चेष्टा नहीं की। उसके अदृश्य होने तक वह टकटकी लगाकर उसे देखता रहा।